अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैंने एक तरफ किए हैं सारे, और बड़े मज़े के एमसीक्यूज़ हैं ये सारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं इसके अंदर भी, तो चलो पढ़ते हैं इसको। अच्छा, जो जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मैंने वो किए हैं ना, जो आ सकते हैं हर साल। अच्छा, पॉइजनिंग कैटलिस्ट, देखो ये जो है पॉइजनिंग कैटलिस्ट क्या होता है। पॉइजनिंग कैटलिस्ट वो होता है जो कि इट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कि किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि पॉइजन जहर से निकला है। ठीक है ना, पॉइजन मतलब जहर। तो पॉइजनिंग कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ कि वो कैटलिस्ट को ही ख़त्म कर देता है या फिर उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर पेपर में आए कि वो कौन सा कैटलिस्ट है जो कि एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो सिंपल आप जो ऑप्शन आप लगाएंगे, जो टिक आप करेंगे वहाँ पर, वो आप करेंगे पॉइजनिंग कैटलिस्ट को। अब एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। वो क्या होता है भाई, वो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, व्हेन प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट, यानी कि जो भी कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना होगा। तो जब हम उस दोनों का रिएक्शन करवाएंगे और वाटर बनेगा, तो जब वाटर बन जाएगा तो समझ लो जो वाटर बन गया, यानी कि जो प्रोडक्ट बन गई, हमारे पास वाटर बन गया, इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, तो वही वाटर जो है वो कैटलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वही जो प्रोडक्ट है वो एज अ एक्ट ऑफ क्या करेगा, कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। अब वही मैंने एक रिएक्शन बताया था कि एक होता है माल्टोस। ठीक है, पहले तो स्टार्च जो है ना, वो अमाइलेज एक एंजाइम है, उसके थ्रू स्टार्च जो है वो माल्टोस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद माल्टोस जो है वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जाइमेज। ठीक है, तो जब माल्टोस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, खुद एक जो है वो एक कैटलिस्ट बन चुका है। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट जो बन रही है वो एक टास्क खुद एक कैटलिस्ट के तौर पर परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, ये क्या चीज़ है। देखो भाई, यहाँ मैंने लिखा इफ़ एच वैल्यू इज़ लेस देन 0 देन एक्सोथर्मिक, यानी कि एक्सोथर्मिक हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी ना, वो 0 से कम होगी। यानी कि एच की वैल्यू अगर आपके पास 0 से ज़्यादा आ रही है, यानी कि आ रही है आपके पास 1 आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, एंथैल्पी की वैल्यू, एच की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, यानी कि 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब आपका वो जो रिएक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडो END वाला एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आपके पास एच की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, यानी कि 0 से कम आ रही है, अब ये 0 है तो 0 से कम आ रही है, यानी कि ये माइनस में आ रही है। ठीक है, -1, -2, -3, तो जो माइनस में वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन की ना। तो देखो स्टेट फंक्शन क्या चीज़ है। देखो स्टेट फंक्शन बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो ये एग्जांपल्स याद कर लो, जैसे टेम्परेचर है, इसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, मतलब इसके अंदर इंक्लूड होता है। प्रेशर स्टेट फंक्शन में इंक्लूड होता है। इंथैल्पी भी जो एच, जिसको हमने अभी डिस्कस किया एच वैल्यू, ये भी जो होती है वो स्टेट फंक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार जो है वो पूछा गया है कि बताएं, एक आता है कि वर्क डन बताएं स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो आप याद रखें ये 3 सिर्फ स्टेट फंक्शन है, बाकी जो भी आ जाए पूछ ले, इंटरनल एनर्जी पूछ लें या फिर वर्क डन पूछ लें या फिर हीट पूछ लें, तो वो जो होगा स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो एमसीक्यूज़ इस तरीके से आ सकता है कि बताएं वर्ड मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन दे दिए गए होंगे और इसके साथ एक और ऑप्शन होगा वर्क डन का। तो आप सिंपल वर्क डन पर टिक लगाएं, क्योंकि वर्क डन जो है ना वो स्टेट फंक्शन नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, किसकी भाई, ग्लास कैलोरीमीटर। तो ग्लास कैलोरीमीटर क्या चीज़ है। देखो ग्लास कैलोरीमीटर एक तरीके से एक समझ लें मीटर टाइप है। तो वो जो मीटर है वो क्या करता है, एंथैल्पी को मेजर करता है, मेजर करने में काम आता है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज़ हो गया। अब अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए गिलास की जगह बॉम्ब कैलोरीमीटर पूछ लिया जाए, तो सिंपल ये जो है भाई एंथैल्पी को मेजर करने के लिए यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई भी जो एच वैल्यू है वो एज अ हीट के फॉर्म में आ रही होगी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हो रहा होगा,
तो इस वैल्यू को जो हम मेजर करेंगे वो बॉम्ब कैलोरीमीटर को से मेजर करेंगे और ग्लास कैलोरीमीटर से सिंपल एंथैल्पी को मेजर करेंगे, बस इतना है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है बॉम्ब, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ब्लास्ट हो रही होगी, कोई ना कोई चीज़ जल रही होगी। तो सिंपल आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर आ जाए तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हम मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर यह है कि करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिसिटी कैरीज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ दो चीज़ें बेसिकली, दो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए गए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। तो पहले चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा होगा जहाँ पर जो है वो मतलब आपने एक्सपेरिमेंट भी खुद किया होगा अपने लैब्स के अंदर के वो जो प्रैक्टिकल्स में हम जो वो प्लेटिंग नहीं कराते, कोटिंग वगैरह करा रहे होते हैं पानी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एनोड कैथोड, ठीक है। तो एक जो वो आयंस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आती हैं। तो पहले चीज़ यहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी कैरीज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो ये भी एक MCQs में आता है, पूछा जाता है कि बताएं इलेक्ट्रिसिटी कौन सा रिएक्शन परफॉर्म कर रही होती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और कोई दो ऑप्शन और फालतू के ऐड कर देंगे। तो सिंपल आपका जवाब होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसका जो करंट होता है वो करता है एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, ठीक है। हमेशा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट जाता है। तो सिंपल अगर ये भी आ सकता है कि वो कौन सा सेल है, मतलब ये डेफिनेशन आ सकती है, आपको इस पर टिक करना होगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल विच इज़, वो कौन सा सेल है। अगर ये पूछ लिया जाए तो सिंपल आप बताएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल इतना याद रख लें कि भाई जिसके अंदर एनोड और कैथोड आ रहा है, प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा अब यहाँ देखो भाई रेंसिडिटी, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये स्मेल होती है किसके अंदर, फैट्स और ऑयल की। जो फैट्स और ऑयल की आपको स्मेल आ रही होती है ना, कभी कभी आपने सुबह सुबह अगर पराठा खाने के शौकीन हो, तो जब भी आपकी अम्मी जब पराठा तल रही होती हैं तो उसकी जो स्मेल आ रही होती है, तो वो जो स्मेल कहलाती है वो रेंसिडिटी कहते हैं हम, ठीक है, बायोलॉजी इसके अंदर केमिस्ट्री के फॉर्म में। तो ये भी एक MCQ हो गया। तो सिल्वर मिरर टेस्ट इज अप्लाइड इन अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के अंदर जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट को अप्लाइड किया जाता है, ये भी एक MCQs है। कीटोन्स प्रिपेयर्ड बाय सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये भाई बहुत दफ़ा पूछा गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल से ही कीटोन्स जो है वो प्रिपेयर्ड हो रहा होता है। अब बात करते हैं इन दो चीज़ की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वेटिंग लिक्विड फॉर्म्स और नॉन वेटिंग लिक्विड। देखो वेटिंग का मतलब होता है गीला, कोई भी चीज़ गीला कर देना। तो वेटिंग लिक्विड से मुराद वो वाटर या वो मतलब वो चीज़, वो लिक्विड जो कि कोई भी चीज़ को गीला कर दे। फॉर एग्जांपल वाटर आपके कपड़ों को, कोई भी चीज़ को गीला कर देती है, सही है ना। तो और नॉन वेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसी लिक्विड मुझे बताओ जो कि वो गीला ना करे। वो जो मतलब लिक्विड तो है, लेकिन अगर वो किसी पे गिरता भी है तो वो गीला ही ना करे, उसको मतलब बिल्कुल ऐसे ही रहे, खुश्क फॉर्म में रहे। तो कोई एग्जांपल आपको याद है, बताएं कौन सी एग्जांपल है। जी हाँ बिल्कुल, मरकरी जो आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर, जो मरकरी अगर कभी कभी टूट जाए, आपका थर्मामीटर बुखार चेक करते वक्त झाड़ते हुए टूट जाए, तो उसके अंदर जो मरकरी पाया जाता है उसको हम कहते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा लिक्विड है जो कि कोई भी चीज़ को गीला नहीं करता। और यकीनन आपने देखा होगा कि कभी टूटा होगा घर के अंदर, तो वो जो मरकरी होगा वो ज़मीन पे उसको मतलब उठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, और जब उसको आप ज़मीन से उठाएंगे तो वो ज़मीन बिल्कुल वैसी खुशक ही रहेगी, कोई मतलब वो इस तरीके से फैलेगा नहीं। और अगर पानी को गिरा दो तो पानी तो बिल्कुल ही सब कुछ गीला कर देता है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है MCQs के अंदर कि ये जो वेटिंग लिक्विड होता है ना, यानी कि वाटर, वो कौन सी मेनिस्कस बनाता है, वो कनकेव मेनिस्कस बनाता है। और नॉन वेटिंग लिक्विड यानी कि मरकरी, वो कौन सी विस्कस बनाता है, वो कन्वेक्स मेनिस्कस बना रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी है, यानी कि वाटर जो है वो इस तरह की शेप बना रहा होगा, कनकेव, और मरकरी जो है ना कन्वेक्स, वो इस टाइप की शेप बना रहा होगा, ठीक है। उसकी ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, डायपोल मूवमेंट की तरफ। तो डायपोल मूवमेंट देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट, ये सारे MCQs में आ चुके हैं, सबसे हाईएस्ट HF की होती है भैया डायपोल मूवमेंट। ये याद कर लो, रट्टा मार लो,
पर H2O की रट्टा मार लो, क्योंकि सारे आपको डायपोल मोमेंट की निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे घुमा फिरा के दे रहे होते हैं। तो 1.8 जो होती है डायपोल मूवमेंट H2O की होगी, यानी कि वाटर की होती है। CO2 की जो होती है वो 0 होती है, और CHCl3 की मेजरेबल होती है इसको, यानी कि हम मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको खुद ही याद करनी, और यकीनन हर साल ये इधर एक एक करके दे देते हैं।